हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग पार्ट 4, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट्स, एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। डेलीगेशन का मीनिंग होता है किसी को कोई काम दूसरे को सौंप देना, असाइनिंग वर्क टू अदर्स एंड गिविंग देम अथॉरिटी टू डू इट। तो अगर हम ऑर्गेनाइजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, जो कि हमारे मैनेजमेंट का एक फंक्शन होता है, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो काम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो दूसरे को असाइन कर दी जाती है, दूसरे को दे दी जाती है और उनके ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट की जाती है, एक जिम्मेदारी क्रिएट की जाती है कि वो काम किसको रिस्पॉन्सिबल है, किसको उसके लिए एम्प्लॉय को जवाब देना है। इसको हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसकी ज़रूरत ऑर्गेनाइजेशन में कब पड़ती है? जब कभी-कभी ऐसा लगता है कि वर्कलोड जो है मैनेजर का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और वो सारे काम अकेले नहीं सँभाल सकता। इस सिचुएशन में क्या करता है, वो अपने काम को डिवाइड कर देता है अपने सबऑर्डिनेट्स के बीच में। तो इससे क्या होता है, जब वर्कलोड रिड्यूस हो जाता है तो सभी अपना-अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। सबऑर्डिनेट्स को उस काम को करने के लिए अथॉरिटी दे दी जाती है, डिसीजन लेने के लिए अथॉरिटी दे दी जाती है, ताकि इससे क्या होता है, सुपीरियर का भी वर्कलोड कम हो जाता है और सबऑर्डिनेट का भी वर्कलोड कम होता है और उनका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है। तो यही डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट है कि जो सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट को वर्क असाइन कर देता है और उस काम को उसको करने की साथ-साथ अथॉरिटी भी देता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस। अब हम डेलीगेशन का इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं, जैसे इफेक्टिव मैनेजमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन। इनको आगे एक-एक करके डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट इज इफेक्टिव मैनेजमेंट। जब मैनेजर अपने काम को सबऑर्डिनेट को दे देता है, अपने वर्कलोड को थोड़ा सा कम कर लेता है, तो इसकी वजह से जो भी मैनेजर काम कर रहा होता है, उस काम को करने के लिए उसके पास सफिशिएंट टाइम अवेलेबल हो जाता है। वो जो कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनके ऊपर फोकस कर सकता है और डेली डेली का जो रूटीन वर्क में मैनेजर को इन्वॉल्व होना पड़ता है, जिससे उसकी काफ़ी टाइम की वेस्टेज होती है, ये भी ख़त्म हो जाती है। तो मैनेजर को क्या होता है, यहाँ पे इफेक्टिवली मैनेजमेंट को देखने का टाइम मिल जाता है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट। जब एम्प्लॉय को सबऑर्डिनेट को डिसीजन लेने की पावर दी जाती है, तो इससे उनका मेंटल ग्रोथ होता है, क्योंकि पहले उनको ये दिमाग में रहता है कि चलो हमें जितना कहा जाएगा हम उतना काम कर देंगे, अपना तो हमें कुछ सोचना नहीं होता। लेकिन जब उनको अथॉरिटी दी जाती है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है किसी काम को करने के लिए, उनको डिसीजन लेने के लिए कहा जाता है, तो उन्हें अपना जो है दिमाग यूज करना होता है। दिमाग यूज करते हैं तो उनकी थिंकिंग पावर अच्छी होती है, तो कहीं ना कहीं ये उनके डेवलपमेंट में ही काम आती है। नेक्स्ट इज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। डेलीगेशन की मदद से सिर्फ जो ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक पर्सन या एक डिपार्टमेंट का ही ग्रोथ नहीं होता, बल्कि जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या जितने भी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, उन सबका डेवलपमेंट होता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड और एवर एम्प्लॉयज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल होते हैं, जिनमें डिसीजन लेने की पावर होती है, जो बिजनेस को एक्सपेंड करने का आइडिया दे सकते हैं, जो बिजनेस को मॉडर्नाइज करने का आइडिया दे सकते हैं और जिनमें पूरा फुल कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन मैनेजमेंट उनको पहचान नहीं पाता। तो इस तरह से वर्कलोड उनको देने से उनकी भी जो हिडन टैलेंट है वो सामने आती है। तो ये से इससे ना सिर्फ एक पर्सन का डेवलपमेंट होता है, बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। जब एम्प्लॉयज़ को, सबऑर्डिनेट्स को ये लगता है कि जो मैनेजमेंट है वो हमें भी डिसीजन लेने के लिए पावर दे रहा है, हमें भी शामिल किया जा रहा है, तो उसके अंदर जो है कॉन्फिडेंस आता है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके अंदर एक डेडिकेशन की स्पिरिट आती है। फिर जो भी वो काम कर रहा होता है, उसमें अपना वो 100% रहता है, उसको अपने जॉब से सैटिस्फैक्शन रहती है, उसके टैलेंट, उसके स्किल में इम्प्रूवमेंट आती है। तो इस तरह से उनके अंदर, एम्प्लॉयज़ के अंदर एक मोटिवेशन पैदा होती है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में जब एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है किसी काम को करने के लिए, तो उन सबको ये पता होता है कि हमें आपस में मिल के चलना होगा, जो भी हमें जिम्मेदारी दी गई है उनको पूरा करने के लिए। एम्प्लॉय को बहुत अच्छे से गाइडेंस दे दिया जाता है, बहुत अच्छे से क्लियरली बता दिया जाता है कि उनकी पावर क्या है और उनको ड्यूटी क्या परफॉर्म करनी है, जिससे उन सबके बीच में, एक लेबर मैनेजमेंट के बीच में भी रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी अच्छा इस्टेब्लिश हो जाता है और कोऑर्डिनेशन जो है वो भी आपस में सबका काफ़ी अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन के 3 बहुत ज़रूरी एलिमेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं: रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। इनको हम आगे एक-एक करके देखते हैं।
फर्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आती है सभी सबॉर्डिनेट के कंधे के ऊपर। जब मैनेजर उनको किसी भी काम को करने की जिम्मेदारी देता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक ऑब्लिगेशन होता है, यानी कि एक जरूरी ही है कि सबॉर्डिनेट को जो भी ड्यूटी असाइन की गई है वो काम उसको करना ही करना है। और ये नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होता है, क्योंकि जो ऊपर वाला मैनेजमेंट है वो तो ऑर्डर पास करता है नीचे से सबॉर्डिनेट्स को, और सबॉर्डिनेट जो है उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वो जवाबदेह होते हैं अपने मैनेजर को इन अपने दिए हुए काम के लिए। तो ये जो है नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होता है। नेक्स्ट इज अथॉरिटी। अथॉरिटी कहते हैं पावर को। ये एक इंडिविजुअल का राइट होता है, यानी कि एक मैनेजर का राइट होता है कि उसको सबॉर्डिनेट्स को अपने कंट्रोल में रखना होता है, और जो भी एक्शन परफॉर्म किए जा रहे हैं वो अपनी पोजीशन का वो ध्यान करके परफॉर्म करता है। और ये फ्लो होता है टॉप से बॉटम की तरफ, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। जो पावर है वो सुपीरियर ऊपर से नीचे सबॉर्डिनेट को ट्रांसफर करता है। और अथॉरिटी दी किस लिए जाती है, किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए अथॉरिटी दी जाती है। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी हम कहते हैं जवाबदेही को, यानी आंसरेबिलिटी को। जो सबॉर्डिनेट जिसको जो भी काम दिया गया है वो जिम्मेदार होगा, वो अपने उसको आंसर देना होगा अपने सुपीरियर को, जो भी काम उसको करने के लिए दिया गया है, जो भी ड्यूटी उसको असाइन की गई है। और ये जिम्मेदारी किसी और के कंधे पे नहीं डाली जा सकती है, और ये नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होता है, यानी सबॉर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का प्रोसेस क्या होता है, जैसे फर्स्ट असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन गिविंग अथॉरिटी, देन लास्ट में आता है फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का प्रोसेस क्या होता है, इसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस स्टेप में क्या होता है कि कोई भी ऑफिसर या कोई भी मैनेजर अकेला इतना कैपेबल नहीं होता कि वो सारी एक्टिविटी को अकेले परफॉर्म कर सके। तो काम जो है वो अच्छे तरह से हो जाए, सक्सेसफुली जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाए, वो क्या करता है, सारे काम को डिवाइड कर देता है। पूरे वर्क को छोटे छोटे सब एक्टिविटी में डिवाइड कर दिया जाता है। कुछ काम जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो अपने लिए रख लेता है, और बाकी सारा वो अपने सबॉर्डिनेट्स को उनके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देता है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का फर्स्ट स्टेप होता है अपनी अपनी जिम्मेदारियां बांट लेना। नेक्स्ट इज गिविंग अथॉरिटी। अब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी गई तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, सबको अपने काम को करने के लिए अथॉरिटी दी जाती है। जो भी काम करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है, अगर उसको करने के लिए पावर नहीं दी जाएगी, अगर उसको अथॉरिटी नहीं दी जाएगी, तो कोई भी सबऑर्डिनेट जो है उस काम को कंप्लीट कैसे करेगा। इसीलिए जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, असाइन की जाती है, तो उसके साथ साथ उससे रिलेटेड अथॉरिटी भी दी जाती है। उस काम को करने के लिए जितने भी पावर चाहिए उसको भी आगे जो है सबऑर्डिनेट को असाइन किया जाता है। नेक्स्ट इज फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। लास्ट स्टेप आता है डेलीगेशन का, कि जो सबऑर्डिनेट होते हैं, जिनको जो भी काम करने के लिए दिया गया होता है, वो अपने अपने काम के लिए जिम्मेदार होते हैं। वो उस अपनी एक्टिविटी के लिए अकाउंटेबल होते हैं। जो भी वर्क परफॉर्म करना है अपनी परफॉर्मेंस के लिए वो अकाउंटेबल होंगे। जिस भी डिपार्टमेंट में जिस भी एम्प्लॉय को जो भी जिम्मेदारी दी गई है, अपने उस काम की जवाबदेही उसी एम्प्लॉय की होगी। और जिस भी सुपीरियर के अंडर वो काम कर रहा है वो जाके अपनी एक्टिविटी के लिए अपने उस सुपीरियर को रिपोर्ट करेगा। तो ये हमारे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के प्रोसेस थे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है वो लगभग डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की तरह सेम ही होता है। ये हम उस सिचुएशन को कहते हैं जब जो भी पूरी अथॉरिटी है, जो भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है, उसको सभी एम्प्लॉय के पोजीशन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाता है। तो लगभग ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के जैसी होती है कि जो भी हर डिपार्टमेंट का जो हेड होता है, तो उस डिपार्टमेंट के हेड को जिम्मेदारी दे दी जाती है अपने डिपार्टमेंट के लोगों के लिए, लोगों को अपॉइंट करना, एम्प्लॉय को अपॉइंट करना। इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। क्या होता है, कुछ पावर जो है वो सुपीरियर अपने हाथ में रखता है, और कुछ पावर और कुछ डिसीजन लेने की जो कैपेबिलिटी है, कुछ डिसीजन लेने की जो पावर होती है, वो आगे वो अपने एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र कर देता है। तो इसी को कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, फैसिलिटेट्स ग्रोथ, डेवलप्स मैनेजीरियल
क्विक डिसीजन, बेटर कंट्रोल। ये हमारे डिसेंट्रलाइजेशन के कुछ फ़ायदे हैं। इसकी इम्पोर्टेंस है कि हमें डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसको हम एक-एक करके समझते हैं। फर्स्ट इज रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। जैसा कि अभी हमने समझा कि इसमें क्या होता है, सुपीरियर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड कर लेता है, अपनी आधी जिम्मेदारी वो आगे सबॉर्डिनेट को ट्रांसफ़र कर देता है। तो इससे क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट का, सुपीरियर का बहुत सारा वर्कलोड जो है रिड्यूस हो जाता है। वो टॉप लेवल और लोअर लेवल इन दोनों के बीच में डिवाइड हो जाता है। इससे टॉप मैनेजमेंट के टाइम की बचत होती है और उनको अपने काम में काफ़ी राहत मिल जाती है। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स ग्रोथ। यहाँ पर सबॉर्डिनेट को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाता है। उनको भी कहा जाता है अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए वो फ्री होते हैं डिसीजन लेने के लिए, जिससे उनके अंदर जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो भावना है वो पैदा होती है। हर कोई अपने डिपार्टमेंट को अच्छा दिखाने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा दिखाने के लिए नेचुरली जो है अच्छा परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सबॉर्डिनेट के ग्रोथ के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इज डेवलप्स मैनेजीरियल। डिसेंट्रलाइजेशन का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर फ्यूचर के लिए टैलेंट जो है वो तैयार किया जाता है। फ्यूचर के लिए मैनेजीरियल टैलेंट डेवलप होता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर सबॉर्डिनेट को अपने आप को प्रूव करने का मौका दिया जाता है। तो अपने आप को प्रूव करने के लिए वो अपना पूरा बेस्ट एफर्ट लगाते हैं। तो इससे क्या होता है, बहुत सारा हमारे पास रिजर्व में क्वालिफाइड मैन पावर जो है वो जमा हो जाते हैं। बहुत सारे टैलेंटेड लोग जो है, जब सब अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं तो सभी कहीं न कहीं अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो क्वालिफ़ाइड बंदे चाहिए उनका एक रिज़र्व तैयार हो जाता है। तो आगे कभी भी ऑर्गेनाइज़ेशन को ज़रूरत पड़ती है समय के अकॉर्डिंग, तो वो उनको हायर कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो इसीलिए यहाँ पर जो मैनेजीरियल टैलेंट है वो डेवलप होता है। नेक्स्ट इज क्विक डिसीजंस। यहाँ पर डिसीजंस जल्दी लिए जाते हैं क्योंकि डिसीजन लेने की पावर जैसे कि सबॉर्डिनेट को दी जाती है। तो यहाँ पर अप्रूवल को बहुत सारे लेवल से नहीं गुजरना होता है। जिस डिपार्टमेंट के जिस एम्प्लॉय को जो पावर दी गई है डिसीजन लेने के लिए, वो अपने डिपार्टमेंट से डिसीजन लेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन जो होती है, जब वो 10 लोगों के पास से नहीं गुजरेगी तो इन्फॉर्मेशन का नुकसान भी कम होगा। तो इसीलिए यहाँ पर डिसीजन जो है वो जल्दी लिए जाते हैं। नेक्स्ट इज बेटर कंट्रोल। यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन में टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, सभी की वर्क परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है, सभी को देखा जाता है। उसी के अकॉर्डिंग सभी को जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जिसके लिए फिर उनके जब काम को चेक किया जाता है तो वो अकाउंटेबल होते हैं सबॉर्डिनेट्स अपने काम के लिए। तो इस तरह से हर डिपार्टमेंट को अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना होता है। कोई भी डिपार्टमेंट किसी भी लेवल पे यहाँ पर बच नहीं पाता। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस जो है वो मैनेजर का बाकी नीचे के एम्प्लॉय के ऊपर काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो कंट्रोल डिसेंट्रलाइजेशन की मदद से काफ़ी अच्छा हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टाफिंग पार्ट 1 इंट्रोडक्शन के बारे में।